हाय एवरीवन, दिस इज आयुष। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं मेरे को, तो पहले आपको इस वीडियो का एंड देखना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट का है, उसमें आपको समझ में आएगा जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वरना आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है क्या डिस्कस होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है एंड यू नीड टू डाउनलोड एन ऐप। आप डालो सर्च में नीट फिजिक्स PYQ चैप्टर वाइज। ठीक है। फिर एक ऐप आएगा, वो उसकी साइज काफ़ी बड़ा है, तो आपसे पहले डाउनलोड पे लगा दो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके टाइम। और उसको सिर्फ 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और टोटल नीट में 17 लाख लोग बैठेंगे। मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस ऐप के बारे में, इसका मतलब ये है। ओके, तो जब डाउनलोड हो जाए देन इस फिर वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो उसे पढ़ भी लेना, ये नहीं कि बस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके खुद करने लगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, मिलते हैं इसके बाद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट प्लस इजी, जो आप एक दिन में कवर कर सकते हो। ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट प्लस इजी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है भाई यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ध्यान से समझना एरर कॉन्सेप्ट को क्या है। लेट्स से इफ a is 2%, b is 3%, ये बहुत बार आता है। तो अगर a में 2% का एरर है, b में 3% का एरर है, पहला हमें ये याद करना है, एरर आर ऑलवेज एडेड। चाहे जो हो जाए, आप हमेशा एरर को ऐड करोगे। मैं एग्जांपल्स लेके समझाता हूं। अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो आपका एरर क्या होगा? सिंपली ऐड कर दो, a का 2, b का 3, a का 2, b का 3, आपका हो गया ऐड, 5% आंसर। लेट्स से x है 3a माइनस 4b। ठीक है, 3a माइनस 4b है। तो देखो अभी भी 2 और 3 ही है। इसका मतलब समझो ध्यान से, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया a को, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 2 ही % यूज करोगे। माइनस साइन यूज किया है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन ही यूज करोगे, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो इस चीज को याद रखना है कि मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, थर्ड केस। अब मैंने पावर में किया है, 3 इंटू ए की पावर 4। जैसे ही पावर में आता है, जो भी पावर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एरर परसेंटेज से। ठीक है, ए की पावर 4, यहां पे 4 जो को जो मल्टीप्लीकेशन वाले को सिंपली इग्नोर मारो। फिर b की पावर 1/3, तो आपको क्या करना है, 1/3 इंटू 3%। तो ऑब्वियसली 1/3 इसकी पावर थी, 1/3 इंटू 3%। ओके, गुड। अब सिमिलरली फोर्थ देखो, फोर्थ और अच्छा क्वेश्चन बन गया। a की पावर -4, देखो आई अगेन इग्नोर्ड -4। देखो पावर में जो भी होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। b की पावर -1/3, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन तुम खुद देखो जरा, 1/a की पावर 1/4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिर्फ 2 ही चीज देखनी है, पहला एरर्स को आप हमेशा ऐड करोगे, दूसरा जो भी पावर में आएगा हम उसको एरर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसको एरर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। इसमें भी देखो 4 इंटू 2% और -1/3 था, तो 1/3 इंटू 3%। किसी भी कीमत में हम नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ऐसा करना, उस ऐप में चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ये सारे 5 क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा, भूल जाओगे। तो क्वेश्चन करो। ठीक है, इधर देखो, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तभी काम आएगा। ठीक है, वरना भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। अदर टॉपिक है कब कोलिजन। देखो क्या है यार, पहला कोलिजन क्वेश्चंस हर साल तो नहीं आते, लेकिन अगर कोलिजन क्वेश्चन आता है तो आपसे हो जाएगा ये चीज देखने के बाद। पहला ऑब्जेक्ट 1 मान लो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u1 है, मास m1 है, और ऑब्जेक्ट 2 का इनिशियल वेलोसिटी u2 और m2 है। दिस इज बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसको अभी अवॉइड करो, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको अभी अवॉइड करना। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट 1 का मास m1 सेम ही रहता है। ऑब्वियसली यार, लेट्स से कि आप भाग रहे हो, आप किसी से लड़ जाते हो रास्ते में, तो क्या आपका वेट कम हो जाता है? क्या ऐसा हुआ किसी बीच रास्ते में लड़ गए, आपका वेट कम हो गया, और जिससे लड़े उसका वेट ज्यादा बढ़ गया? ऐसा कभी नहीं होता। तो कोलिजन में कभी भी मास में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो कोलिजन के बाद और पहले मास सेम ही रहता है। हाँ, ये जो वेलोसिटी है, आई नो दिस फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इस PDF में, बट आपको इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा दोस्त। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया ना, कोलिजन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
वन डायमेंशन वाले जो भी कोलिजन क्वेश्चंस आते हैं सारे इस फॉर्मूले से हो जाते हैं। सारे इस फॉर्मूले से कैसे हो जाते हैं? देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी लेट्स से आपने निकाल ली, ये फॉर्मूला से निकाल ली। अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो क्या आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, तो वो अच्छी बात है। जनरली नीट में तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ क्वेश्चन में बस रेस्ट पे होते हैं, ऑब्जेक्ट टू रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट टू रेस्ट पे, तो भाई आप u2 जीरो कर दोगे, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पे, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा u2 वाला, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा u2 वाला, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी आ गई, जैसा भी कोलिजन होता है, अभी मैंने ई के टर्म्स में रखा है। ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की जगह 1 पुट करोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई की जगह 0 पुट करोगे, और अगर कुछ और है, हो सकता है वो ई की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ दे दे, तो आप वो पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी। एक बार इनिशियल, एक बार फाइनल वेलोसिटी आ गई तब तो कुछ भी निकाल लोगे ना, तुम काइनेटिक एनर्जी पूछो वो भी निकाल देंगे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी जाती है, मतलब कह दिया जाता है कि कोलिजन के बाद बॉडी रेस्ट पे आ गई है, तो आप उसके फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दो, फिर फाइंड कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया होगा? ये क्वेश्चन ट्राई कर लो यार। इस क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी उसी ऐप में हैं, तो भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, और जो भी चीजें यूज होंगी वो यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आप चाहो ना एक दिन में कर सकते हो बड़ी इजीली, एक दिन मतलब 24 घंटे में कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में पहले आप समझ लो एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी पढ़ लेना। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी कहां से पढ़ोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सबसे ऊपर कमेंट में मैंने डाल रखा है। फिर ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू 3/2P और E इज इक्वल टू 3/2RT, इसे याद करना पड़ेगा। सॉरी यार, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बट इसमें याद करने से और इंपॉर्टेंट पता क्या है? देखो, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर आपस में रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन बड़ा आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो बताओ प्रेशर क्या होगा। तो भाई समझ ही नहीं आता भाई काइनेटिक एनर्जी प्रेशर को रिलेट कैसे करे। भाई फॉर्मूला आपके सामने है, काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे प्रेशर भी डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ करोगे प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। कभी और टफ के लिए क्या कर देते हैं, कहते हैं वेलोसिटी पार्टिकल की डबल हो गई है। अब वेलोसिटी डबल हो गई तो प्रेशर बताओ, तो पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाने लगते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, वेलोसिटी डबल हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², तो वेलोसिटी डबल तो v² मतलब 4 टाइम्स, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी तो प्रेशर भी 4 टाइम्स हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इस वीडियो को मैं बहुत लंबी नहीं खींच सकता, मैं ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको, जिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। आप इस फायदा ये कि आप इस चीज को बार बार बैक करके प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिर E इज इक्वल टू 3/2RT, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या समझ सकते हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मोल। इसमें आप क्या समझ सकते हो? T क्या है? टेम्परेचर है। T क्या है? आपका टेम्परेचर है सर। तो इसमें भी फिर समझ में आ गया। पिछली बार शायद नीट 2000 उसमें आया था, 19 में ही आया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो जाएगा। देखो आप सीधा सीधा देख सकते हो, E इज इक्वल टू 3/2RT, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है यार, और इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे। ये जो सारी थ्योरी है इंपॉर्टेंट प्लस इजी, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एक चीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक चीज से पास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक बार मैं और थोड़े मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी। प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चंस ट्राई करना और सॉल्यूशंस उसी ऐप में हैं। ओके, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना यार, अभी तक पूछा नहीं गया, सच बताऊंगा क्या है वो। पहला भाई VRMS याद होना चाहिए। VRMS होता है अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट मेरे को ना पहले मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ की पावर 0.5 कर दिया था, तो समझ सकते हो नहीं, अंडर रूट 3RT/m है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये 0.5 क्या लिखा हुआ है, 0.5 मीन्स अंडर रूट, 0.5 मीन्स अंडर रूट। मैं क्या सिर्फ चेंज कर दूं क्या? अगर दिक्कत हो रही है चेंज कर दें इक्वेशन में जाके। ओके, आई होप इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक एक लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं जब वो डालूंगा ना। ओके, अब जब पीडीएफ मिलेगी तब इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अंडर रूट 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m। वैसे ही V एवरेज होगा अंडर रूट 8RT/m, V मोस्ट प्रोबेबल होगा अंडर रूट 2RT/m। अब इसमें दिक्कत पता क्या होती है,
याद नहीं रहता कौन सा क्या है। अच्छा, एक चीज तो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद रहती है कि वी आर एम एस आपका √3RT/m होता है। ये मैक्सिमम को याद रहता है, वी आर एम एस √3RT/m। बाकी दो में कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सा क्या है। तो देखो, वी एवरेज, एवरेज एक बड़ा वर्ड है ना। एवरेज में कितने शब्द होते हैं? AVERAGE, 7 होते हैं, तो कहीं ना कहीं 8 मान लो उसे, तो √8RT/m। तो इसे कुछ क्लियर हुआ होगा। एवरेज में ऐसे 7 वर्ड्स होते हैं, तो 7 से मिलता जुलता 8, तो √8RT/m वी एवरेज है, कि एवरेज बड़ा है। और बचा VMP, तो तीसरा हो जाएगा √2RT/m। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि वी एवरेज, वी आर एम एस, वी एम पी क्या है। ये आ सकता है, ये अभी तक नहीं आया है नीट में, ये आ सकता है क्योंकि जे में बहुत बार पूछा गया है। फिर सेकेंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ये रिलेशन वी आर एम एस, वी एवरेज, वी एम पी, कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा, कौन सा मिड में, बहुत ईजी है याद करना यार। एक बात बताओ, RT/m, RT/m, RT/m सब में कॉमन, इसमें है 3, इसमें है 8/π, इसमें है 2। अच्छा, ये बता दो मेरे को 3 और 2 में कौन सा बड़ा होता है? एलकेजी का सवाल पूछते हैं हम आपसे, 3 और 2 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा होता है। तो वी आर एम एस और वी एम पी, ऑब्वियसली वी आर एम एस बड़ा ही होगा, 3 2 से बड़ा होता है, तो वी आर एम एस वी एम पी से तो बड़ा होगा। रही बात वी एवरेज की, वी एवरेज क्या है? 8/π, मतलब 8/3.14। अच्छा, 3.14 को मैं 3 मान लू अगर, तो 3 2 6 होता है। ऊपर न्यूमरेटर में 8 है, तो 2 से तो बड़ा ही होगा ना, मतलब 3.14। अगर मैं 3.1 इंटू 2 करूं तो 6.2 होगा। तो मेरे को 3.1 इंटू 2 से बड़ा कुछ चाहिए ना 8 लाने के लिए, तो 8/π 2 से तो बड़ा आएगा, इसीलिए वी एवरेज वी एम पी से कम है। और ऑब्वियसली 3.14 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 3 तो 9 हो जाता है, तो 3 3 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर में 8 है, इसलिए वो 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है। फिर से प्लेबैक करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो ठीक है। देन मीन फ्री पाथ, सी मीन फ्री पाथ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मीन फ्री पाथ है KT/√2πd²P। सी इफ यू कैन लर्न द फॉर्मूला इट्स वेरी गुड। अगर कोई जेई वाला देख रहा है तो भाई 2016 में ना जे एडवांस में सिर्फ इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया था। अगर कोई देख रहा हो जेई वाला, इसे देखना चाहिए जेई वाले को भी, ठीक है। ओके, इसमें आपको क्या चीज समझना पड़ेगा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे कैसा आता है कि मीन फ्री पाथ ऐसा फॉर्मूला वाइज नहीं पूछा जाता, पूछ लिया जाता है कि भाई अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया, बताओ मीन फ्री पाथ क्या होगा? डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, आंसर इज डबल हो जाएगा। देखो इसमें बड़ा पूछा जाता है। डी इज फॉर डायमीटर, डायमीटर कह सकते हो, रेडियस भी कह सकते हो, एक ही बात है। कभी क्या होता है रेडियस को ट्वाइस कर दिया गया, तो बताओ मीन फ्री पाथ में क्या फर्क आएगा? तो देखो रेडियस को ट्वाइस कर दो तो ये 4 टाइम्स हो गया, और ये डिवीजन में तो मीन फ्री पाथ 4 टाइम्स कम हो जाएगा, एक ही फॉर्मूले से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इन सारी चीजों पे क्वेश्चन आए हैं। इनफैक्ट जेई पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यार 3 चीजें हो गई, 3 चैप्टर भी हो गए, इंपॉर्टेंट वाली चीजें हो गई। फिर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, 1 मिनट, तब तक थोड़ा सा पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा पढ़ो क्या है। ओके ओके ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के 3 बेसिक चीजें हैं, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3। देखो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, आपकी केमिस्ट्री में भी है। तो पहले ये जो मैंने 7 फॉर्मूले लिखे हैं, आई एम रियली सॉरी बट यू हैव टू लर्न देम। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो पहला आपकी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटीग्रेशन एनसीवी dt या फिर एनसीवी डेल्टा टी। वर्क डन कितना होता है? इंटीग्रेशन पीडीवी। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। सीवी होता है F/2R। F क्या है आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीपी होता है 1 + F/2R, ओके। गामा होता है CP/CV। PV इज इक्वल टू nRT, कुछ तो याद ही होंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू CV + R 1 - x। अच्छा, आखिरी वाला पॉइंट पता क्या है? कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो, तो उसमें क्या होता है ना, हम CP CV ढूंढने लग जाते हैं, जबकि फॉर्मूला ये लगाना होता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी
ये सारे प्रैक्टिस करना है यार, जो नीचे लिखे हुए हैं सारे, जो जो चीजें बता रहा हूँ वो सब एप्लीकेबल है। और अगर नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन भी नीचे है उसी ऐप के अंदर। वाह यार, मैंने प्रॉपर स्पॉन्सरिंग कर दिया ऐप की, सही है। तो बेसिक वन आई होप कुछ समझ में आया होगा ये सब चीजें। अच्छा हाँ, एक चीज और, नीट वालों में तो थोड़ी दिक्कत होती होगी ना इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपने मैथ्स तो पढ़ी नहीं होगी ज्यादा 11th-12th में। तो दोस्त इंटीग्रेशन में अगर आपको दिक्कत आती है, सी थर्मो में इंटीग्रेशन में, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत ये आती है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं है। तो तीन चीज याद रख लेना इंटीग्रेशन में, तीन चीज प्लीज याद रखना भगवान के लिए, यहीं पे याद कर लो। कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अगर कोई वेरिएबल है, लेट्स से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। एक्स 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 5/5। मतलब जो पावर है एक इंक्रीज कर दो, और जो पावर है इंक्रीज वाली उसी को नीचे लिख दो। एक्स की पावर 10 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 11/11, ठीक है। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 1/x का होता है ln x, ओके, log x नहीं ln x। बहुत फंसाता है ये, अभी आगे बताऊंगा, log x ln x में बहुत फंसाता है। तो ये तीन चीज तो याद कर लेना, क्योंकि वरना वर्क डन निकालने में दिक्कत हो जाती है लोग को। मतलब एज अ नीट स्टूडेंट थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपकी इंटीग्रेशन वीक है, बट यही तीन अगर चीजें याद है आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो वर्क डन, ठीक है। बस ये तीन चाहिए, कांस्टेंट बाहर निकालो और बाकी दो जो मैंने बता दिए। फिर आपका बेसिक टू क्या है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर। ये हमेशा ऐसा होता है कि ट्राइटोमिक लीनियर नहीं बोलता, CO2 बोल देता है, तो याद रख लेना, बहुत डर आता है। फिर इसी चीज पे क्वेश्चन आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो ट्राइटोमिक की, ठीक है। कहां गया है, ओके। फिर बेसिक थ्री इज, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द यूज किया जाता है जब क्या टर्म कांस्टेंट रहता है। मतलब आइसोथर्मल मतलब टी कांस्टेंट का मतलब चेंज इन टी तो 0 होगा। सेम इज फॉर आइसोबारिक, पी कांस्टेंट तो चेंज इन पी 0 होगा। ये बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं इसमें। अब मेरी बात समझना, मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट और इजी लेके आया हूं, ये नहीं मेरी कोई ये समरी नहीं है चैप्टर्स की, पहले कह दो समरी की तरह समझ रहे हो कि हाँ कुछ पढ़ लिया कुछ नहीं, ये समरी नहीं है, ये हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी एक एक लाइन याद करनी है, तभी प्रॉपर कंडेंस फॉर्म में लेके आया हूं, जो जो इजी लगा सब लिखा जो इंपॉर्टेंट है। इसको समरी की तरह मत लेके बैठ जाना कि हाँ थोड़ा सा रीडिंग मार ली, रीडिंग नहीं मारनी, इसको याद करना है। इनको मार्क्स आपके बढ़ेंगे भाई, मैं तो कॉलेज में हूं ही, ओके। और इन्हीं बेसिक चीज, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 पे ही क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। इन्हीं पे क्वेश्चंस आ गए। और एक और मजे की बात बताता हूं, सिर्फ इतना पढ़ के ही बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 से यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि भाई प्रैक्टिस की कमी होगी तो मुश्किल होगा, वरना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। और कुछ यूज नहीं करना पड़ता, ओके गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जेई में भी आया हुआ है, ये नीट में भी आया हुआ है। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होता है? मैक्सिमम वर्क डन ये सब लोग याद करके बैठते हैं, आइसोबारिक में होता है। सब लोग को यही याद होता है, मैक्सिमम वर्क डन आइसोबारिक। याद रखना, जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तब होता है मैक्सिमम वर्क डन आइसोबारिक। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है एडियाबैटिक में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नीट पे सवाल भी आया है इस पे, ठीक है। जेई में भी आया है, जेई में आया था एक्सपेंशन वाले पे कि वॉल्यूम को एक्सपैंड कर दिया मैक्सिमम वर्क डन बताओ। नीट में आया था कि कंप्रेस कर दिया तो मैक्सिमम वर्क डन बताओ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस कर लेना भाई, आप सब सारे पास चेयर है, देखो इन सारी चीजों से आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब किस्मत अच्छी रहे तो फिर से आ जाएंगे। फिर डिटेल में आते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में चला गया हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। बहुत बार पता क्या करते हैं, कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बताओ व्हेन द प्रोसेस इज आइसोबारिक, व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, या फिर व्हेन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो इस फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे अगर मैं बता दूं एडियाबैटिक में बताओ मेरे को, एडियाबैटिक में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कैसे परफॉर्म करेगा, तो भाई डेल्टा क्यू 0 पुट करो, डेल्टा क्यू 0 पुट क्या लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू,
इजी आया हुआ है भाई क्वेश्चन नीट में। अभी तो मेरे को ऐसे किसी से बात, फ्रेंड से बात कर रहा था नीट वाले स्टूडेंट से, तब तो मेरे को पता चला भाई 2-2 मार्क्स में कितनी रैंक का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस की। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको ये याद होना चाहिए, एडियाबैटिक में P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ इतने से। ये जे एडवांस में भी सोचो, सिर्फ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया है। या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर टीवी की पावर गामा -1। ये कैसे आया भाई? अरे नहीं पता कैसे आया, ये प्रेशर को ना पी को आप लिख दो, यूज करो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी क्या हो जाएगा एनआरटी बाई वी। मेरी बात समझ में आ गई ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो इसको। ये कैसे आया भाई? ये चीज कैसे आई? ये चीज कैसे आई? ये आई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आया। तो आपका क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई वी। अब पी के उठा के पुट कर दो, तो एनआरटी वी की पावर गामा अपॉन वी, तो अपॉन वी है तो उसका ये पावर एक कम कर देगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, फिर वर्क डन। भाई ये वर्क डन आई डोंट नो, तुमको याद होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इंटीग्रेशन से भी निकल सकता है इजिली। ट्राई करना, अगर नहीं होता तो याद कर लेना, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ भी सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आ सकता, बट ये देखो मैंने ये इक्वेशन लिख दी ना, जैसे ये इक्वेशन लिख दी, आप एक्चुअली इस इक्वेशन से आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। मैं होता तो जरूर पढ़ाता इस चीज से कि वर्क डन देखो इंटीग्रेशन पीडीवी है और पीवी के बीच में रिलेशंस दिए जा रहा हूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालते जाओ, ये मैं जरूर सिखाता, बट अभी इतना नहीं टाइम है ना यार। फिर आइसोथर्मल दे दिया जाएगा तो आपको P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यूज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा यू 0 होगा। डेल्टा यू 0 क्यों होता है? क्योंकि U इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। आइसोथर्मल में बाबू क्या होता है? डेल्टा T 0, तो आपका U भी क्या हो जाएगा? 0। इन्हीं सब पे क्वेश्चंस भर के आए हुए हैं यार, एक दिन की चीजें हैं ये सब। फिर अगर आइसोकोरिक है तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, तो यहाँ डेल्टा W 0 हो जाएगा। डेल्टा W 0 क्यों होता है? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वर्क डन P इंटू डीवी। आपका डीवी का मतलब समझते हो? डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन V। अरे V तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो स्मॉल चेंज इन V भी 0 ही होगा यार, बड़ा चेंज इन V भी 0 ही होगा, तो वर्क डन होना ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, एक बार इन्हें पढ़ना अच्छे से यार, और क्वेश्चंस लगाने हैं PYQ, इन्हीं इसी थ्योरी पे सारे PYQ हैं यार। ओके 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 ओके, फिर से बता रहा हूं, ये समरी नहीं है कि इसके अलावा कुछ थर्मो में है ही नहीं, ये नहीं है, ये है आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इजी कॉन्सेप्ट्स। फिर आता है एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल वाला और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। एफिशिएंसी होता है n इज इक्वल टू, n नहीं एक्चुअली वो म्यू होता है, मैंने n लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। सिंपल सा फॉर्मूला, और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन ये काफी मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है। मैं सारी थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकता ना यार, मे बी नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊं, नेक्स्ट ईयर आने वाले नीट स्टूडेंट्स को। तो n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। अच्छा, इसमें 2-3 कंफ्यूजन बहुत होते हैं, समझे नहीं आता T1 कौन सा लें, T2 कौन सा लें। भाई इसके 2 ऑप्शन है, पहला T1 T2 कुछ भी ले लो, जो मन है वो ले लो और सॉल्व कर लो। एक में तुम्हारी एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाएगी, एक में पॉजिटिव आ जाएगी। जिसमें नेगेटिव आएगी उसे हटा दो, जिसमें पॉजिटिव आएगी उसे ले लो। तो थोड़ा सिंपल है यार, जो मन है वो लो, एक में एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाएगी, एक में एफिशिएंसी पॉजिटिव हो जाएगी। बट कभी कभार ये वर्क नहीं करता क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आपको कभी सोर्स और सिंक में फंसा देता है। मैक्सिमम टाइम ये जो चीज है ना, आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है यार कि T1 T2 क्या है। T1 इज सोर्स, T2 इज सिंक। इसको मैं थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सिंक भाई किचन का सिंक, याद है आप किचन का सिंक क्या होता है? मान लो आपकी चाय खराब हो गई, गर्म चाय थी तो गर्म चाय हो गया, वो ठंडी हो गया, कोई पीता नहीं है, तो आप क्या सिंक में डाल दोगे? तो बेसिकली सोर्स हमेशा गर्म फुल्ली प्रिपेयर्ड चीज होती है, सिंक में सब कुछ डाला जाता है, बकवास चीज है। आप ऐसे इमेजिन करो, तो सोर्स का टेम्परेचर गर्म, सोर्स इज गर्मा गर्म चाय, सिंक में डालना ठंडी बेकार चाय। तो ऑब्वियसली सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंक जिसमें ठंडी चाय डालनी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो याद रखना, इट्स ऑलवेज 1 माइनस T2 बाई T1। आपका सिंक ऊपर, सोर्स नीचे, ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हें
T2/T1 को 1 से छोटा ही रखना है, अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो जाएगी। तो यही चीज तो इस हिसाब से लेके चलना। सोर्स और सिंक में पता चल गया होगा, सोर्स कौन सा, सोर्स मतलब चाय, गर्म गर्म चाय, सिंक मतलब ठंडी चाय जहां फेंकते हैं। और अगर परसेंटेज पूछा जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई एफिशिएंसी में, ठीक है। तो ये भी, इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, PYQ। फिर आते हैं भाई आपका मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में HE इज इक्वल टू Hν माइनस Hν नॉट। ओके, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से देखो कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकते, समझना ध्यान से। ओके, थक गया यार, कितनी लंबी होगी वीडियो, 25 मिनट्स की होने वाली है। पता नहीं तुम लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, बट आई होप आप देखो यार, क्योंकि आप ही के मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। मैं तो IIT में ऑलरेडी पढ़ ही रहा हूँ यार। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E इज इक्वल टू Hν माइनस Hν नॉट। अच्छा, Hν भी तो एनर्जी होती है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जिन्हें नहीं पता थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको आसान भाषा में। बिल्कुल, पॉपकॉर्न खाए तुमने। अच्छा, पॉपकॉर्न क्या होते हैं, पहले तो वो क्या होता है, कॉर्न होता है ना। तो अच्छा, मैं उसको अगर हाथ में रख लूं या कि बेड पे फेंक दूं तो क्या वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं? नहीं बनते ना। आपको कुछ हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो पॉपकॉर्न बनते हैं। तो सिमिलरली ऐसे एटम्स भी होते हैं। तो एटम्स को पॉपकॉर्न की तरह समझो, आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपने एनर्जी दे दी तो वो पॉपकॉर्न की तरह बाहर निकल जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये देखो Hν नॉट, ये वो एनर्जी है जो चाहिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये पॉपकॉर्न बनाने की एनर्जी, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, उससे ज्यादा एनर्जी दे देते हो। Hν आपने एनर्जी दे दी तो Hν में से तो कुछ एनर्जी निकल जाएगी पॉपकॉर्न बनाने के लिए, और बची कुछ एनर्जी रह जाएगी उसमें। तो वही है जो मैंने लिखा है, देखो तीसरा स्टेप, जो तीनों सेम फॉर्मूले अलग अलग वे से है। देखो, E रिमेनिंग इज इक्वल टू E इंसिडेंट माइनस फाइव, फाइव को E रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, आपने इतनी हीट दे दी, तो पॉपकॉर्न तो बन जाएगा, लेकिन अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास ये एनर्जी रिमेनिंग रह जाएगी। अब ये किस फॉर्म में रहती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। ओके, तो पहले आपको ये तीनों फॉर्मूले तो ऐसा है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला 3 टाइप से बताया जाता है। कई का क्वेश्चन में दे दिया जाएगा वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप डायरेक्टली यूज कर लोगे। कई बार आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, हाँ ये तो फ्रीक्वेंसी है, U नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, तब बताओ। या फिर कई बार सिंपल बताया जाता है कि इतना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इंसिडेंट कराई गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायर्ड था, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी बची, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये आपका E रिमेनिंग हो गया। ओके, तो E इज काइनेटिक एनर्जी, E इज काइनेटिक एनर्जी दोस्त, ठीक है। ऐसे यार ऐसे कर देते हैं ना, E इज काइनेटिक एनर्जी। E इज ऑल्सो यूज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि मैंने आपको, इधर देखो, मैं इधर देखो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इंसिडेंट करवा दी गई, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन था, तो बताना पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। तो बड़ा सिंपल सा है, 10 आपने दिया, 4 तो उसने यूज कर लिए खुद के लिए पॉपकॉर्न बनने के लिए, तो बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग थी। भाई जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसमें E हटा दो, 6 वोल्ट आपका आंसर, ठीक है। तो वही मैंने बताया है, अगर ये E क्या है, ये वही वाला E है, E रिमेनिंग, ठीक है, ये E है ये। तो E काइनेटिक एनर्जी है, और E इज ऑल्सो यूज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर तुम्हारा E 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट हो जाएगा, बस E हटा देना है। तो होता क्या है, कभी कभार आपको ये E रिमेनिंग ना देख के, ये E ना देख के आपको क्या कर देता है, बोल देता है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट का है। अब बताओ क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, अरे कुछ नहीं समझना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो E रिमेनिंग या फिर E कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी में घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ओके, अभी मैं नीचे मेंशन ये क्वेश्चन जब PDF डाउनलोड करोगे तब मैं मेंशन कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, फाइनली फिर आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। वीडियो हो गई 28 मिनट की, वाह काफी बड़ी वीडियो है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले ये 3 चीजें, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, मैं समरी नहीं बता रहा, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट रेडियस,
आपका वेलोसिटी और आपका एनर्जी, ठीक है, v आपका है वेलोसिटी। तो प्लीज ये याद रखना कैसे डिपेंड करता है एन स्क्वायर बाय जेड, और जनरली लोग ऐसा याद करते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जेड भूल जाते हैं, जेड भी याद रखना है। तो हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कई बार ऐसा जाता है, बताओ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ हीलियम में, तो तुम n को 2 पुट कर दोगे और z को हीलियम का एटॉमिक नंबर पुट कर दोगे 2, जैसे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। सेम चीज आपकी वेलोसिटी की याद करनी, वेलोसिटी होता है z बाय n, प्लीज इसे लिख के याद कर लेना, इस पे क्वेश्चंस भी कर लेना, नीचे क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका वेलोसिटी भी हो जाएगा। अगर वेलोसिटी याद हो गया तो एनर्जी भी याद हो जाएगा। देखो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो v डिपेंड करता है z बाय n से, तो आपका e डिपेंड करेगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर से, ठीक है। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जे एडवांस में भी आए हुए हैं, जे मेंस में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, और आते रहेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको टोटल एनर्जी दे दी जाती है, टोटल एनर्जी मान लो दे दी गई -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो याद रखना यार, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होती है ना, उसी का पॉजिटिव उसका काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक टोटल एनर्जी की डबल। ओके, बात समझ में आ रही है? देखो -10 था, +10 हो गया काइनेटिक। काइनेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं तो जब सॉल्व कर रहा था नीट के पेपर को, तो कुछ दो ऑप्शन में तो काइनेटिक नेगेटिव थी, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, काइनेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल -2। अच्छा, इसके साथ में एक पॉइंट और रेस करना चाहता हूं, कभी भी कोई इंसान टोटल एनर्जी से काइनेटिक और पोटेंशियल बता नहीं सकता है, कभी कोई नहीं बता सकता। वो तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ये ऐसा है, वो क्वेश्चन ही उससे आया कि आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले हाइड्रोजन एटम में ही एप्लीकेबल है ये। कि 10 टोटल एनर्जी मैंने आपको बता दी और आप काइनेटिक और पोटेंशियल बता पा रहे हो, वरना टोटल एनर्जी बताने के लिए आपको काइनेटिक और पोटेंशियल पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने टोटल एनर्जी दे दी, आपने काइनेटिक और पोटेंशियल निकाल दिया, जबकि एक्चुअली में इन रियलिटी पोटेंशियल और काइनेटिक दी जाती है और टोटल निकाल जाता है। तो एक क्वेश्चन क्यों आया था, इसलिए आया था कि आपको याद भी है ये चीज, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है वो टोटल से काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं निकाल सकता है। सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी सेम मैग्नीट्यूड, बस प्लस साइन लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये एनर्जी लेवल देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, एनर्जी लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सारे याद करना बड़े मुश्किल है। तो बहुतों को सारे याद होंगे, वेरी गुड, मेरे को भी याद थे, लेकिन आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। तुम्हें बस एक याद होना चाहिए, आखिरी वाला, आखिरी मतलब n = 1 वाला, ग्राउंड लेवल वाला, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ एक याद होना चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद तुम सारे लगा लो, निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? देखो देखो देखो, E is directly proportional to z² by n square। लेट्स से हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो E क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, K टाइम्स इंटू 1 कर देंगे, इंटू 1 ऐसे कर देते हैं, K टाइम्स इंटू 1 तो K रहने देता हूं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो एक बार बता दो, n = 1 था तो 13.6 आया, जब n = 2 हो जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो एनर्जी हो जाएगी आपकी, अभी बता रहा हूं, जल्दी से बता रहा हूं, एनर्जी हो जाएगी आपकी E = हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n अगर 2 है डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13/6 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका ये आएगा -3.4 आएगा। ओके, तो एक पता हो, बस -13.6 पता हो, तो इसको निकालने के लिए 2, अगर आपको सेकंड ऑर्बिट निकालना है 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो 3 स्क्वायर से डिवाइड करो, फोर्थ ऑर्बिट निकालना है तो 4 स्क्वायर से डिवाइड करो, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। ओके, लास्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना इस बात को। पहले इजी पॉइंट, पहले इजी चीज समझ लेते हैं, इजी चीज समझ लेते हैं। ये समझो पहले, मान लो कोई एटम है जिसका, ये जे एडवांस में सोचो,
आया हुआ था क्वेश्चन, मास में भी, मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है। मास नंबर मान लो आपका गिवन है ए, एटॉमिक नंबर गिवन है जेड। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है डायरेक्टली वो मास नंबर एटॉमिक नंबर नहीं देता, वो डायरेक्टली ए और जेड दे देता है। तो प्लीज याद रखना, देखो एक्चुअली मेरे को कंफ्यूजन होता था अपने टाइम पे कि एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता था, ए को एटॉमिक नंबर समझ लेता था, बट ऐसा नहीं है। ए इज नॉट एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए भाई, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज जेड। मास नंबर होता है नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज ए। ओके भाई, ये सब केमिस्ट्री में भी काम आएगा, दोनों तुम्हारा केमिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगा। तो भाई जब अल्फा पार्टिकल लीव करता है तो a-4 z-2 हो जाता है, बीटा होता है तो a और z+1 हो जाता है, गामा होता है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो छोटी सी चीज है बट ये आई हुई है। ओके, तो ऐसा होता है कि एक अल्फा लीव कर गया, दो बीटा लीव कर गए। अच्छा एक अल्फा लीव कर गया तो a-4 हो गया और z-2 हो गया। अब बीटा लीव करेगा तो z-2+1 हो जाएगा, फिर से बीटा लीव किया z-2+1+1 हो जाएगा, तो z हो गया वो। तो ऐसे आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं नीचे मार्क कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस कर लेना यार, ठीक है। ओके ओके, रेडियो एक्टिविटी जल्दी से समझो, रेडियो एक्टिविटी क्या है यार। रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए एक सेकंड होल्ड करना बस। ओके, n इज इक्वल टू n0e⁻⁻t। तो पहला तो यार ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो केमिकल काइनेटिक्स में भी था, ठीक है। n इज इक्वल टू n0e⁻⁻t, ये पहला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। फिर आपको दो चीज और बताना चाहिए, हाफ लाइफ तो पता ही होना चाहिए। हाफ लाइफ ये सब केमिस्ट्री का भी है, याद रखो, थोड़ा सा याद अगर हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है ln2/λ, एवरेज लाइफ होती है 1/λ। ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं, अभी आई डोंट थिंक अभी तो उसमें आया, नीट में आया कि नहीं आया, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाफ लाइफ मीन लाइफ में रिलेशन बताओ। हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स मीन लाइफ, हो गया। वही कह रहा हूं कि समरी नहीं बता रहा हूं कि पढ़ लियो तुम, बस ऐसे सब कुछ याद होना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज। आप इस इंपॉर्टेंट में भी मत और इंपॉर्टेंट खोजना बैठ के, इतना टैलेंटेड मत बन जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार से चीज होता है -λ_t, t इज टाइम, t इज टाइम। तो कई बार क्या होगा, टाइम में ऐसे नहीं दूंगा, टाइम में ऐसे नहीं दूंगा कि 20 ईयर्स है 30 ईयर्स है, टाइम में ऐसे नहीं दूंगा, टाइम में हाफ लाइफ के फॉर्म में दे दूंगा। मैं कह दूंगा when t in n is equal to n0e⁻⁻λt is expressed as half time, that is t is 2 times the half time, t is 3.5 times the half time। तो आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू n0/2n। फिर n क्या है? ये जो कोफिशिएंट था t का, देखो पहले केस में 2t था तो n हो जाएगा 2, अगले केस में 3.5 था तो n हो जाएगा 3.5। तो ऐसे आप निकल जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कैसे फॉर्मूला यूज करने। एक्चुअल फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n0e⁻⁻λt। अगर टाइम को मैं ईयर्स में ना देख के टाइम को मैं दे देता हूं हाफ लाइफ के फॉर्म में, तब क्या करना है आपको? ऐसे फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चंस नीचे मिल जाएंगे। उसके बाद ये भी एक फॉर्मूला है dn/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे आया भी हुआ, जेई में भी आया, नीट में भी आया। तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? होता क्या है, आपको लैम्डा दे दिया जाता है, आपको लैम्डा दे दिया गया और आपको कह दिया गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लेट से है -10, ठीक है, और आपको लैम्डा दे दिया। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पता है, लैम्डा पता है भाई, और क्या चाहिए? n निकाल लोगे। बस ये होता है कि फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो निकलता ही नहीं है। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चंस आर डन। वही है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे ही रहा हूँ, सॉल्यूशंस में दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत गलतियां करते हैं इसमें। n इज इक्वल टू सॉरी n0 इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, या फिर स्टार्टिंग में जो एटम्स होते हैं वो, और याद रखना यार n इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स। मतलब अगर 10 है, लेट्स से ओरिजिनली 10 हैं, 4 डीके कर गए तो n 4 नहीं है, n 6 है, ठीक है। n वाले जो होते हैं वो रिमेनिंग होते हैं, डिकेड वाले नहीं होते हैं। तो याद रखना है, बहुत फंसाता है इसमें, रेडियो एक्टिविटी में बहुत दुख होता है जब गलत हो जाता है। तो ऑलवेज चेक
नंबर ऑफ डिकेड पूछा गया है कि नंबर ऑफ अनडिकेड पूछा गया है? नंबर ऑफ अनडिकेड का मतलब, सॉरी यहां पे नोट कर दिया, नंबर ऑफ अनडिकेड का मतलब आपको n निकालना है और नंबर ऑफ डिकेड का मतलब n माइनस एन नॉट लगाना है। यहां भी मैंने गलत कर दिया, n नॉट माइनस एन करूंगा मैं, पर तुम मेरी भावनाओं को समझ गए हो, ठीक है। वहां नेगेटिव आ जाता है तो पता चल जाता है। तो याद रखना डिकेड है कि वो जो n होता है, n वो नंबर ऑफ रिमेनिंग, नंबर ऑफ अनडिकेड बताता है। नंबर ऑफ डिकेड निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, ओके। फिर यहां भी फंसता है भाई लॉग, भाई जे में तो बहुत फंसाता है, बहुत केमिस्ट्री में भी बहुत फंसाता है। प्लीज याद रखना लॉग किस बेस में है, बेस 10 है कि बेस ई है। कई बार क्या होता है log 2 की बेस ई, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ln ही है लेकिन log 2 द बेस ई को फिर कन्वर्ट करने लग जाते हैं ln में। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फैक्टर पता है 2.303 से करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, नेट पे देख लेना एक बार फिर से, ठीक है। log 2 की पावर 10 और ln2, भाई हम जो फॉर्मूले में यूज करते हैं ना, हम ln2 यूज करते हैं, याद रखना। ये हाफ टाइम ln2 है, ln2 प्लीज याद रखना इस चीज को। और ln2 का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 0.69। भाई लड़कों को तो याद ही होगा, 69 तो सबको याद होता है यार। ln2 इज इक्वल टू 0.69, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो दैट्स इट यार, थक गया मैं, मतलब प्यास लगने लगी मेरे को, पानी खत्म हो गया। तो यही चीज है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डाउनलोडेड फॉर्म में। और इसमें प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने मत बैठ जाना, हर एक चीज वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एक एक चीज है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इससे जरूर ही आना है और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिए हैं, जाओ करो, सोल्यूशंस भी साथ है। दैट्स इट, 40 मिनट की वीडियो बन गई है। ओके बाय।